Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's prepare for boards. And I am back today with a new video. लास्ट क्लास में हमने पीएच के बारे में स्टडी कर लिया था और मैंने बोला था आपको कि हम नेक्स्ट क्लास में पीएच के एप्लीकेशंस को स्टडी करके और सॉल्व्स को स्टडी करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो ठीक है, फिर आज हम शुरू करते हैं, नया दिन नई वीडियो। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेड है, पिछली क्लास से ही हमने पीएच के बारे में पढ़ लिया था और अब हम पीएच की एप्लीकेशंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ में वो पढ़ने वाले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जो पीएच है वो हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है। पीएच की फुल फॉर्म बताई थी क्या, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये इस तरह का कुछ मैंने पीएच स्केल बताया था आपको। ठीक है, ये इस तरह का मैंने आपको पीएच स्केल बताया था और इस पीएच स्केल में मैंने बताया था आपको रेंज होती है 0 to 14। 0 से 7 में हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की और 7 to 14 में हम बात करते हैं बेसिक नेचर की। 7 से इस तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, 7 से इस तरफ जाते हैं 14 की तरफ तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और 7 हम न्यूट्रल के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो पीएच का कंसेप्ट है ये डेली लाइफ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। यू नो, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस ना, कि वो एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड है। तो हमें यही देखना है कि हमें ये चीज अब कहाँ देखने को मिलने वाली है, राइट। सो मूविंग ऑन, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच में सबसे पहली एप्लीकेशन है पीएच ऑफ रेन एंड सॉइल। तो हमें ये पता है कि 0 से 7 की रेंज में अगर किसी चीज का पीएच होगा तो वो एसिडिक है, अगर 7 to 14 की रेंज में किसी चीज का पीएच है तो वो बेसिक है। अब जैसे कि अगर हम रेन की बात करें तो हमने सुना है कि एसिड रेन के कंसेप्ट के बारे में, एसिड रेन के बारे में सुना है सबने। अब एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है, पहली बात तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं और जब उनके इंजन बर्न होते हैं, ठीक है, इंजन में, ठीक है, तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं काफी तरह की। कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं? SO2, CO2, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये सारी गैसेस कहाँ जाती हैं ट्रैवल करके? ये सारी गैसेस जाती है कहाँ है? एयर में। ठीक है, अब ये एयर में सस्पेंडेड है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो वेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, तो बारिश हो रही है, रेन, रेन वाटर, वाटर क्या होता है? H2। ठीक है, तो ये वाटर, ये जो गैसेस हैं एयर में, गैसेस के पार्टिकल सस्पेंडेड, इनसे कंबाइन करता है टू फॉर्म एसिड्स। जैसे ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा एंड फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो एसिड्स बनते हैं। सिमिलरली ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो इस तरह के एसिड्स बनते हैं। ठीक है, इस वजह से जो आपकी रेन आ रही है वो एक्चुअल में आ तो प्योर रही थी, बट नीचे आते आते वो इम्प्योर हो गई है। वो कैसी हो गई है? एसिडिक इन नेचर हो गई है। और एसिड रेन है तो उसका पीएच कम होगा 7 से। ठीक है, तो एसिड रेन का पीएच अराउंड लगभग 5.6 होता है। एंड ये हार्मफुल है फॉर दी मार्बल। जैसे हमने ताजमहल के बारे में सुना ही है कि एसिड रेन की वजह से वो येलोइश हो गया। चीजें कोरोड होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। तो एसिड रेन प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। रिवर्स में जाएंगी, रिवर वाटर को भी ये इम्प्योर कर देंगी। उसमें रिवर में हमारे एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं, उनके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है एसिड रेन के बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, तो ये वाला हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। सेकंड है कि पीएच का जो चेंज है उसकी वजह से टूथ डिके होता है। टूथ डिके कैसे होता है पीएच की चेंज की वजह से, इसको देखते हैं। अब क्या होता है कि हमारा जो टूथ एनेमल है, आपको पता होगा जो टूथ एनेमल है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। और ये कैल्शियम फॉस्फेट के एक फॉर्म से बना होता है। ठीक है, तो टूथ एनिमल हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन दी बॉडी। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, whenever we consume our food, so sometimes the leftover sugar or the food that is there between our teeth, तो वो हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है खाना। बट बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करते हैं, खाने को उसको डिकम्पोज करते हैं। तो जब बैक्टीरिया उस बचे हुए खाने को पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं तो वो कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं। अब जो ये एसिड्स बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, ये इनका एसिडिक नेचर है। ये जो एसिड है ये हमारे
एनिमल को, टूथ एनिमल को कोरोड कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। वैसे तो टूथ एनिमल इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर ऑल्सो, ठीक है, बट बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, बट यू नो दीज एसिड्स कैन कोरोड इट, एंड इसकी वजह से कैविटीज एंड और टूथ की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए वी इट इज रिकमेंडेड दैट जब भी आपने रात को खाना खाया है, सो आफ्टर दैट यू शुड ब्रश योर टीथ अगेन। वाई यू शुड ब्रश योर टीथ? क्योंकि आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो दे आर बेसिक इन नेचर, तो वो जो ये एसिड्स रिलीज हो रहे हैं अगर, तो उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे एंड आपके टूथ एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो दिस इज द अदर एप्लीकेशन ऑफ पीएच की जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, एंड दैट इज व्हेन खाना हमारे टीथ के बीच में फंसा रह जाता है एंड बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करते हैं, एंड डिग्रेड करने में दे रिलीज सम एसिड्स एज वेल। तब हमें टूथ एनिमल में कैविटीज एंड अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। So this application I hope is also clear. Now moving on to the next application, and this is the most important application मैं आपको बता दूं, pH of our digestive system. So ये मार्क कर लेना कि ये सबसे important application है, pH of the digestive system. So जब भी हमारे पास digestion होता है फूड का, तो स्टमक में एसिड रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए स्टमक कौन सा एसिड रिलीज करता है? HCl, जिसको हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो स्टमक में एसिड रिलीज होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, राइट। लेकिन जब हमें ओवर ईटिंग हो जाती है, तो हमने देखा है कि जनरली वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन और एसिडिटी। सो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज ओवर ईटिंग या कुछ हमने ज्यादा खा लिया, तो एसिड जो है वो बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है। एसिड बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली स्टमक में क्या होगा? स्टमक में हमें बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एसिडिटी। सो स्टमक में हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, एसिडिटी फील होती है स्टमक में, एंड इस बर्निंग सेंसेशन की वजह से हमें काफी ज्यादा अनईजीनेस हो जाती है, इस बर्निंग सेंसेशन की वजह से। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, काउंटर करने के लिए इसके इफेक्ट को, हम क्या यूज करते हैं? एंड एसिड्स। सो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट एसिड्स यूज करते हैं। एंट एसिड्स क्या होते हैं? जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। इसके लिए जो एंट एसिड होते हैं वो असल में होते क्या हैं? कुछ माइल्ड बेसिस। और जनरली कौन सा माइल्ड बेस यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा माइल्ड बेस यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम इनो यूज करते हैं या फिर हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो बनने वाला है इस पोर्शन से, ठीक है। सो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, माइल्ड बेस, एंड उसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, ओ सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इसको हम यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम यूज करते हैं एसिडिटी को, लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। थर्ड एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स मतलब एनिमल्स में पीएच का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, इसको देखते हैं। कि you have heard of the chui mui plant, and you have heard of कि whenever a bee sting is there on your hand or anywhere on your face, तो आप फटाफट से कोई बेस या टूथपेस्ट वगैरह लगाने की कोशिश करते हो कि वो मिल जाए आपको। सो जो बी स्टिंग है, वो भी जब स्टिंग करती है आपकी बॉडी पे, तो वो एक एसिड छोड़ के चली जाती है, ठीक है। बी स्टिंग की वजह से भी आपके ऊपर एक एसिड छोड़ के जाती है वो, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक बेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्टिंग के जो उसने एसिड आपके ऊपर रिलीज कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अगेन बेकिंग सोडा या कोई भी बेसिक चीज लेंगे, क्योंकि उसने आपकी बॉडी पे एसिड छोड़ दिए। तो बी स्टिंग की वजह से या एंट स्टिंग की वजह से आपके ऊपर कौन सा एसिड आ गया है? वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? मेथेनोइक एसिड। अगेन दिस इज एन एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसके बारे में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी थोड़ा और पढ़ोगे, तब आपको इसका पूरा फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो एसिड ये आपके ऊपर रिलीज कर देते हैं, अगेन इस बी स्टिंग के एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अगेन एक बेस लेते हो। सिमिलरली जो आपके नेटल लीव्स होती हैं, नेटल प्लांट
जो वाइल्ड एरियाज में फॉरेस्ट में ग्रो करता है, अगर बाय मिस्टेक यू टच द लीव्स, देन यू फील लाइक अ बर्निंग सेंसेशन एंड काफी चुभता सा है। सो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए वो भी अगेन क्या, नेटल लीव्स भी क्या रिलीज कर रहे हैं, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो उसमें भी आपको एसिडिक कैरेक्टर की वजह से यू फील दैट बर्निंग सेंसेशन टाइप। तो उसके लिए भी उसके बिल्कुल साइड में डॉग प्लांट भी उगता है, जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लीव्स को, तो वो आपको इट विल प्रोवाइड यू रिलीफ। ठीक है, और या फिर बेकिंग सोडा वगैरह भी यूज कर सकते हो। सो ये पीएच के एप्लीकेशंस हैं, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एसिड रेन को ऐसे पूछ सकते हैं, एसिडिक रेन क्या होती है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, देन टूथ डिके, आपको टूथ एनिमल हार्डेस्ट पार्ट होता है, टूथ डिके क्यों होता है और पीएच कब लोअर हो जाता है, देन 5.5 तो टूथ डिके होता है, ये सब पता होना चाहिए। एसिड रेन 5.6 से नीचे, 5.5 से नीचे जाती है तो। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचसीएल बॉडी में एक्सेस में रिलीज हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, स्टमक में एचसीएल रिलीज हो जाए ज्यादा तो क्या होता है, एंड उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी को क्या यूज करते हैं। और ये इसमें से जो सेल्फ डिफेंस वाला है, इसमें से बी स्टिंग कौन सा एसिड रिलीज कर देती है, एंड उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो this is all about importance of pH. Now we will move to our very important next topic, that is salts. Salts में हमें क्या क्या पढ़ना है, I'll give you an overview. पहले तो salts के बारे में, so what all things are we going to study in salts. ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारे पास सॉल्ट्स, हमने देखा कि एसिड और बेस की जो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, उसमें सॉल्ट बन रहा था। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट्स हमारे डिफरेंट कैटेगरी के होंगे, ये मैंने तब भी बताया था, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि अगर आप HCl ले रहे हो और उसको NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो आपका एसिड प्लस बेस सॉल्ट देता है NaCl एंड वाटर। सो ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म SA यूज करूंगी, इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म SB यूज करूंगी। ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा, दोनों ने अपने इफेक्ट्स को काउंटर कर दिया ना। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मुकाबला हो रहा है बिल्कुल दो इक्वल कॉम्पिटिटर्स में, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। तो इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, अराउंड 7 pH होगा उसका। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करो कि आप सॉल्ट बनाने के लिए एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले लो, लेकिन आप बेस वीक ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने। ठीक है, आपने एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया, बेस आपने वीक ले लिया, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट में किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे। आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, थोड़ा माइल्ड बेस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये माइल्ड है, तो कैरेक्टर्स जो है सॉल्ट में किसके आएंगे, एसिड के ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि वो एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट। अब मैंने एसिड वीक कर दिया, बेस मैंने स्ट्रॉन्ग रखा। एसिड वीक कर दिया, बेस मैंने स्ट्रॉन्ग रखा। एसिड वीक मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड होता है। और बेस मैंने स्ट्रॉन्ग रखा, बेस मैंने NaOH रखा। तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो आएंगी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, बेस की। तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, बेसिक, यानी पीएच उसका greater than 7। यहाँ पीएच सॉल्ट का less than 7 होगा, यहाँ अराउंड 7 ही होगा, और यहाँ पीएच सॉल्ट का greater than 7 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा CH3COONA। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे सॉल्ट्स हैं जो हमने डिटेल में अभी पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके अपने सॉल्ट्स पे चलते हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो हमने इस चैप्टर में कई सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे एक तो आपका हो गया NaCl, जो आपका बनता है NaOH से। तो इसीलिए इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ना है, NaOH की मैन्युफैक्चरिंग।
और ये इसका जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक ये पढ़ना है आपने, देन आपने एक सॉल्ट पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर सॉल्ट पढ़ना है। देन आपने पढ़ना है बेकिंग सोडा, जिसमें आप फिर बेकिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ोगे, बेकिंग सोडा। देन हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बस इतना ही करना है। उसके बाद एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक आएगा, जिसमें हम पीओपी और जिप्सम के बारे में। तो अभी हम सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने NaOH से। ठीक है, सो हम NaOH की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करेंगे। NaOH से स्टार्ट करते हैं। तो NaOH कैसे बनता है? ठीक है, NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और NaOH को किस में यूज किया था आपने? NaCl को बनाने में यूज किया था आपने NaOH का, राइट। तो जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि हमने डिटेल में डिफरेंट सॉल्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले NaOH के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम जो NaCl मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, उस सोडियम क्लोराइड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जो एक एप्लीकेशन आपको इसमें पता चलेगी, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में, कि हम क्या करते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस में, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्वस का मतलब क्या होता है? जहां पे भी आपको AQ लिखा मिले कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को किस में डिसॉल्व किया गया है, वाटर में। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को किस में डिसॉल्व किया गया है, वाटर में। तो एक्वा सोल्यूशन NaCl का लेने का मतलब है कि आपने सोडियम क्लोराइड जो आपका सॉल्ट है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, और उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट। तो अब इस क्लोर अल्कली प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। ये तो समझ लिया कि ठीक है, ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस का है। क्लोर वर्ड क्लोरीन से आया है, यहाँ क्लोरीन आ रही है ना। ठीक है, अब इसका ये सेटअप देखो, इस डायग्राम में देखो। बेसिकली हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो हमने एक बैटरी यूज की। ठीक है, हम बैटरी यूज करेंगे। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं एनोड। ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड है। जनरली ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं एनोड। नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं कैथोड, राइट। अब क्या होगा कि जब आपने एक की भी लगा सकते हो आप, आपने की प्लग इन कर दी, ये आपका एक थिन मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और एक तरफ से आप ब्राइन डाल रहे होगे। ठीक है, तो जब आपने की प्लग इन कर दिया, आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो NaCl है, मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट्स जो हैं, या तो मोल्टन स्टेट में, या फिर आप जब उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी आयंस देंगे। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया था, सेम सॉल्ट्स के लिए। तो तब ये कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा NaCl? जब आप इसमें पानी डालोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, तो ये Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक करेगा। NaCl वाटर में इन आयंस में ब्रेक करता है। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ। ये वाला एक इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो Na+ आयंस हैं, वो किसकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे? इस इलेक्ट्रोड की तरफ। Cl- आयन किस तरफ मूव करना शुरू करेंगे? इस तरफ। और फर्दर रिएक्शन होगी। ठीक है, जिसके बाद यहां पर आपकी क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर Na+ आयंस भी पहुंचेंगे। और वाटर में भी तो आयंस है ना, तो वाटर में H+ आयन है और OH- आयन है। वाटर में भी तो आयंस है ना, वाटर भी तो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इस तरफ कौन से आयंस पहुंचते हैं? Cl- और OH-। इस तरफ कौन से आयंस पहुंचते हैं? Na+ और H+। देखो चार तरह के हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ही दिख रही है। इन दोनों में से इसका प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन है, तो इसीलिए इसकी गैस Cl2 निकलेगी।
इन दोनों में से इसका प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन है, तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, इसकी आप चाहो तो रिएक्शन भी देख सकते हो। एक्चुअल में होता है क्या कि Cl माइनस पहले Cl में कन्वर्ट होता है और फिर दो Cl एटम कंबाइन करके Cl2 बनाते हैं। सेम H प्लस के साथ होता है, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना जान लो, ये भी मोर देन इनफ है कि पहले ही आयंस में टूटता है। पॉजिटिव आयन इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयन इस तरफ जाएंगे। नेगेटिव ये दोनों तरह के हैं, लेकिन ये वाला Cl2 बनाएगा। ये दोनों पॉजिटिव तरह के हैं, लेकिन H प्लस से हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ एलिमिनेट होती है? ओवर कैथोड। और क्लोरीन गैस कहाँ एलिमिनेट होती है? ओवर एनोड। और यहां से आपको ब्राइन मिल जाएगी, वही ब्राइन विद NaOH। अब उस ब्राइन में NaOH भी शामिल हो चुका है, क्योंकि वो बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये है क्लोर अल्कली प्रोसेस इन डिटेल, जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ NaOH। आई होप इतना समझ आ गया होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तरफ। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका नेक्स्ट सॉल्ट है जो हमें पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका। अब ये वाले जो बाकी सॉल्ट्स करने वाले हो, ये काफी इजी हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सेटअप और बहुत रिएक्शंस का नहीं है, एक आधा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी अगेन हमें क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड ही लेना है, एक्वस यानी कि ब्राइन ही लेना है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है, पहले उसका फॉर्मूला देख लो। CaOCl2, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी हमें एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वहां से जो क्लोरीन गैस निकलती है ना, उसको हम यहाँ यूज करते हैं। तो रिएक्शन क्या है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, जो कि एक माइल्ड बेस है। आपको पता है इसमें OH है। इसमें आप क्लोरीन गैस पास करोगे, जो आपको वहीं से मिली थी, आप वहीं से वो वाली यूज करोगे, और आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है, इसमें क्लोरीन पास करते हैं थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर हम ब्लीच करने के लिए ना, येलो जो कपड़े हो जाते हैं उनको वाइट करने के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं। कॉटन लिनन मतलब कपड़े के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये उन सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए यूज होगा जिनके पास ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ना थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ब्लीचिंग किस लिए भी यूज की जाती है? वाटर को फ्री ऑफ जर्म्स करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। वाटर प्योरिफिकेशन में भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। तो इन सॉल्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें तो पूरा क्लोरल्कली प्रोसेस इंपॉर्टेंट। इसमें इसका नाम, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस, ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं जो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। नेक्स्ट सॉल्ट है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग नाम से पता चल रहा है इसको बेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर प्रॉपर फॉर्मूला देखना चाहो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इसका दूसरा नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो सबसे पहली बात, ये बेकिंग सोडा आपने जनरल देखा हुआ है, घर में यूज होता है। पकौड़े बनाते हैं, उसमें क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए यूज करते हैं। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमें चाहिए अगेन सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा होता है NaCl। इसमें हम क्या क्या पास करेंगे? वाटर, एक्वा सोल्यूशन हो गया इसका यानी कि ब्राइन। इसमें आप CO2 पास करोगे। CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया पास करोगे, तो दो चीजें बनती हैं। एक तो साइड प्रोडक्ट होगा,
अमोनियम क्लोराइड, और एक होगा आपका बेकिंग सोडा, NaHCO3 प्लस, ये साइड प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड। ये अभी आपके काम का नहीं है, वैसे ये भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो इस ये रिएक्शन होती है, CO2 पास करते हैं अमोनिया के साथ ब्राइन में, तो बेकिंग सोडा मिलता है। अब ये बेकिंग सोडा जो है, ये पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज करते हैं। अब पकौड़े क्रिस्पी क्यों होते हैं? ठीक है, फ्लफीनेस आती है जो, वो क्यों आती है? ठीक है, तो उसके लिए जो रिएक्शन है वो अलग है, इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूज नहीं करना। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस में चेंज हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में, और वाटर और CO2 रिलीज करता है। ये जो CO2 गैस है, आपने देखा होगा CO2 की कोई रिएक्शन देखो तो उसमें ब्रिस्क एफिशिएंस होती है। कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो उसमें CO2 प्रेशर में रखी होती है, तो हम ओपन करते हैं, ब्रिस्क एफिशिएंस दिखती है। तो ये जो CO2 गैस रिलीज होती है ना, ये आपके पकौड़ास को क्रिस्पी करने में यू नो यूज होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि बेकिंग सोडा की वो रिएक्शन बताओ जो हीटिंग में यूज होती है, कुकिंग में यूज होती है। तो वो ये है, कुकिंग में, हीटिंग में बेकिंग सोडा की कौन सी रिएक्शन यूज होती है? वो ये है। और ये बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अब इसी बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क है। जी हाँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब आप बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एडिबल एसिड मिला देते हो, बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, इसमें आप एक माइल्ड एडिबल एसिड जो कि जनरली टार्टरिक एसिड होता है वो मिला देते हो, तो उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर। एसिड है टार्टरिक एसिड, और पूरा टार्टरिक एसिड का लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एसिड में H+ होता है, तो इसीलिए इस तरह से नोटेशन करते हैं बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर की क्या रिएक्शन होती है जब हीट करते हैं ना, बेकिंग पाउडर केक में डालते हैं, फिर हीट करते हैं, तो उसमें भी यही होता है। उसमें भी CO2, वाटर, अब Na2CO3 नहीं लिखोगे साइड में। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो एसिड है इसका बाकी का फॉर्मूला क्या है, इसीलिए आप साइड में लिखोगे कोई एक सॉल्ट है, जैसे ये वाला था, लेकिन कौन सा वो पता नहीं, तो आप लिखोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो अगेन CO2 रिलीज हो रही है जो आपके केक्स, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब आपको बेकिंग सोडा के एप्लीकेशंस एक तो सामने सामने दिख गया कि इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेकिंग सोडा का, पीछे बढ़ा था कि ये बेसिक इन नेचर है, तो इसको एज एसिडिटी रेगुलेटर भी यूज करेंगे, एसिडिटी रेगुलेटर। तीसरा एप्लीकेशन है इसका कि इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा, NaHCO3 आपका एक ग्लास के वॉल के अंदर होता है, और जब फायर होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट में ये ब्रेक होता है, ब्रेक होता है तो ये CO2 गैस देता है, और CO2 गैस फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट सॉल्ट रह गया है बिल्कुल, और लास्ट सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। बहुत ही सिंपल है ये वाला। वॉशिंग सोडा कुछ नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म में जो हो उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2 डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लो, जिसमें बिल्कुल वाटर नहीं है, उसमें वाटर ऐड कर दो, अपने आप वो 10 मॉलिक्यूल से ही अटैच होगा। आप ये मत सोचो 10 कहाँ से आए, वो अपने आप होगा ही 10 से अटैच, उससे ज्यादा वो लेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और ये बैलेंस करने के लिए आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, तो वो अपने आप लेगा ही 10 मॉलिक्यूल्स, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब ये वॉशिंग सोडा है आपका। ठीक है, इससे आप वापस ये भी बना सकते हो, इसको हीट करके आप वापस डिहाइड्रेटेड फॉर्म में भी ला सकते हो। वॉशिंग सोडा के आपके एप्लीकेशन है बहुत सिंपल है, इसको ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बोरेक्स एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है, वो बनाने के लिए यूज करते हैं।
और एक क्लीनिंग के लिए भी घरों में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, वाटर की परमानेंटली हार्डनेस रिमूव करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एप्लीकेशन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? किसी भी एक कंपाउंड के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में जुड़े हुए होते हैं, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कैसे, मतलब क्या है इसका, समझते हैं। जैसे मैंने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के ना आपको दो तरह के कलर मिलेंगे। इस कंपाउंड को देखोगे लैब में तो आपको ब्लू कलर का भी मिल जाएगा और व्हाइट भी मिल जाएगा। अब कंपाउंड तो एक ही है, कलर दो कैसे आए इसके पास? जादू तो हुआ नहीं, साइंस का जादू हुआ है। क्या हुआ है? जब कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो ये अपने आप 5 वाटर मॉलिक्यूल ही लेता है बस। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल लेता है। और जब ये हाइड्रेटेड हो जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। और जब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि आप इस ब्लू वाले कॉपर सल्फेट को हीट कर दो, तो ये व्हाइट में चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर खुला छोड़ दो, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर मिलेगा, ये फिर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हीट कर दो, सिर्फ कॉपर सल्फेट बना दो, तो वो व्हाइट होगा। तो ये जो 5 वाटर है ना, एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अभी देखा, वॉशिंग सोडा में कितने थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 10। वॉशिंग सोडा 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। अब हमें एक पढ़ना है पीओपी के बारे में और जिप्सम। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घरों में यूज होता है। एक कैल्शियम के कंपाउंड है ये, ठीक है। कैल्शियम के कंपाउंड से हमारा पीओपी बनता है, ठीक है। जब जिप्सम को हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम is your nothing but calcium sulfate dot 2H2O। ये जिप्सम है। एक कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? दो जुड़े हुए, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका है दो। तो इसको जब आप हीट करो, और बहुत ही मतलब इस तरह से हीट किया जाता है, ठीक है, कि हम इससे पीओपी बना सकें। तो जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने स्टार्ट होते हैं, और जब ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इसको बोलते हैं पीओपी। ये है पीओपी। और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल और निकल गया, ठीक है। तो इसकी उल्टी रिएक्शन क्या हो जाएगी जिप्सम की फॉर्मेशन की? जिप्सम हार्ड है, ठीक है। और इसको यूज करते हैं जब अ, हमें प्लास्टर करना होता है, या दीवारों पे जो प्लास्टर होता है उसमें, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले पीओपी को लिया जाता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स प्लास्टर करते हैं ना, तो उसमें वो पीओपी लेते हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर्स पीओपी लेते हैं, वो आपका प्लास्टर करते हैं एंड उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपकी बोन को फिक्स करना है, ठीक है, बोन आपकी ब्रेक हो गई है, तो पीओपी लेते हैं, ठीक है, उसको फिक्स कर देते हैं। अब वो पीओपी एयर में रहेगा, एयर में रहेगा पीओपी, तो क्या होगा? पीओपी वाटर से कंबाइन करेगा, जितने चाहिए उतने से ही कंबाइन करेगा, और हार्ड हो जाएगा। और किस में चेंज हो जाएगा? जिप्सम में। तो जिप्सम में चेंज हो जाता है पीओपी, अगर पीओपी को खुला छोड़ दो। पीओपी आप यूज करो, लाओ बाहर से, उसको खुला छोड़ दो, वो हार्ड मटेरियल में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है ना, उससे कंबाइन करके वो जिप्सम बना देगा, ठीक है। बाकी पीओपी से आप डेकोरेशन के लिए यूज होता है, स्मूथ सर्फेसेस की, ठीक है, एंड टॉयज बनाने के लिए यूज होता है। एंड जिप्सम या पीओपी आपका प्लास्टरिंग में भी यूज होता है। ये प्लास्टर वाला एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है पूरा चैप्टर ये। तो आप, आई होप आपने साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे, तो आप गो थ्रू करो इनको। एंड कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट आउट। एंड इसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेस डिस्कस करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।